Welcome to this special session of Indian Constitution and the topic today is Union Government. आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट 5 को फॉर्मली आप लोगों के साथ। हालांकि मैं इंट्रोडक्शन पहले इसकी दे चुका हूं। पार्ट 5 में जो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव यूनियन, लेजिस्लेटिव यूनियन, कृषि, सबसे मेन 3 टॉपिक्स हैं। वैसे टोटल 5 चैप्टर मिलकर बनता है पार्ट 5। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ओके, अपने पिछले सेशन में करा चुका हूं लेजिस्लेचर का क्या काम, एग्जीक्यूटिव का क्या काम, जुडिशरी का क्या काम है। ओके, स्टार्टिंग विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके, समझिए, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा। यह होना ही होगा, क्लियर। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है टाइटुलर हेड, द नॉमिनल हेड, द नेमसेक हेड, नाम का राजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस टाइम कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर राम। ठीक है जी। रामनाथ कोविंद जी जो है वो 18वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी। ओके, और आगे चलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है, ये देखिए। taking you to the topic of President of India. (52) से लेकर 78 नंबर आर्टिकल्स जो है वो डील करते हैं इस चैप्टर के साथ। ये पार्ट 5 में है। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिन्होंने कानून को इंप्लीमेंट करना है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड में सरकार का सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे मेन ये चीजें मिलकर बनता है एग्जीक्यूटिव। और ये काम किससे लेते हैं? सिविल सर्विस। ओके, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम। समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये डी ज्यूरे हेड होता है। डी ज्यूरे, डी ज्यूरे का मतलब है एज पर लॉ। लॉ के हिसाब से देश का राजा कौन है? ये है। क्लियर? और आगे चलते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन। बार बार इस तरह की के पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें सबसे ऊपर किसका नाम आता है? प्रेसिडेंट। मैं आपको कहूं, सुनो, यही डॉक्यूमेंट बच्चों के साथ शेयर करिए। मैम बुलाना सर। ठीक है। He is the symbol of unity, symbol of integrity and solidarity of the nation. Okay. Next, coming to the next topic, election. सबसे पहली चीज, इसी क्वालिफिकेशंस ऑफ किसी को वोटिंग राइट होते हैं। पहला, इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड का क्या मतलब है? वो लोग जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको मिलाकर कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, प्रेसिडेंट का अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग है, सबका अलग इलेक्टोरल कॉलेज है। यानी किस किस को वोटिंग राइट्स हैं, किस किस के पास वोटिंग राइट्स। ओके, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, दोनों लेवल के पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये फैसला लिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, तो
वहां ये बहस हुई। वाई इनडायरेक्ट? कुछ लोग डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन फैसला यही लिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइटुलर नॉमिनल नेम से हेड की पोस्ट है, इसलिए उसको डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं देने चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज इन रियलिटी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन। अब लोकसभा का लीडर होता है पीएम और लोकसभा के मेंबर्स को हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। समझ में आया? तो ये फैसला लिया गया। तो कौन कौन वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं? पहला, लोकसभा राज्यसभा दोनों के केवल इलेक्टेड मेंबर्स, दोनों हाउस पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा भी और राज्यसभा। सेंटर के 2 हाउस लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के 2 हाउस विधानसभा विधान परिषद, और स्टेट लेवल का सिर्फ लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल का अपर हाउस पार्टिसिपेट नहीं करेगा और लोअर हाउस के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स। तो 3 हाउस है, 3 हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। इज माय पॉइंट क्लियर? कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है अब भारत में? लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? 28। हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्लस 2 यूटी भी है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी। अब जम्मू कश्मीर की भी लेजिस्लेटिव असेंबली तो है पर अब सस्पेंडेड स्टेट में है। समझ में है? तो हर स्टेट की और वो यूटीज जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पार्टिसिपेट करती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्लियर? और आगे चलते हैं। इसका करंट शेयर ठीक है, मोरओवर और आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही बन सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। एज का क्राइटेरिया क्या होगा? मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए? 35। लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 25। राज्यसभा और विधान परिषद, समझो, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। लोकसभा विधानसभा मिनिमम एज क्या है? 25। राज्यसभा की मिनिमम एज और विधान परिषद की मिनिमम एज 30। 30 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 35। अगली चीज, 4 बातें मिलकर बनती हैं क्वालिफिकेशंस। 2 बातें तो मैंने बता दी, सिटीजन ऑफ इंडिया और एज। अगली है लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए जितने भी कंडीशंस हैं वो सारी प्रेसिडेंट को भी फुलफिल करनी ही। और लास्ट वन, ही मस्ट नॉट बी अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार, समझिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 35 इयर्स ऑफ एज होना जरूरी है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है जी, और उसके बाद ही मस्ट नॉट बी होल्डर ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? यानी अगर आप पेक्यूनरी बेनिफिट्स ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब आप सरकारी नौकरी में हैं, आप प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल बॉडी में अगर आप कार्यरत हैं तो आप प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। आगे, हाउएवर, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। कौन से? सिटिंग प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेसिडेंट है, क्या वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। गवर्नर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या कोई मंत्री इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है?
बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो सेंटर का मंत्री है चाहे वो स्टेट का मंत्री है। इनको हरगिज भी हम होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं मानते। क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो चैलेंज अगर होता है तो कहां होगा? इलेक्शंस होते तो हैं दिल्ली में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा? सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी जो इलेक्शंस हुए वो वैलिड थे या नहीं थे। और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक हम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को एनल नहीं कर सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, मगर कब कर सकते हो? रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, ना कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। और वन और मोर लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर उस समय डिसॉल्व्ड स्टेट में थी, समझ में आया? जब प्रेसिडेंट इलेक्शन ड्यू हो गया तो क्या इलेक्शन हो जाएगा? और अगर हो गया तो क्या वो वैलिड होगा? समझो, कभी भी किसी स्टेट की विधानसभा डिसॉल्व हो सकती है, तो टेम्परेरी हाउस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, किसी पार्टी के को रिक्विजिट समर्थन नहीं मिल पा रहा, 50% सीटें नहीं है किसी के भी पास, तो कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा, तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर क्या करेगा? विधानसभा को क्या कर सकता है? डिसॉल्व, भंग कर सकता है। जब भंग हुआ है, जब विधानसभा भंग हुई है, उस समय में अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन ड्यू हो गया तो क्या उस स्टेट के एमएलएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बिना उस स्टेट या उन स्टेट्स जिनकी विधानसभा उस समय भंग हुई है, बिना उनकी पार्टिसिपेशन के भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हो सकता है और वो वैलिड इलेक्शन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, बिहार की विधानसभा भंग हुई थी जब प्रेसिडेंट इलेक्शन ड्यू हुआ। समझ में आया? चलो मैं आगे और आगे चलते हैं। बोलो, मान लो एक आदमी मिस्टर एक्स बन गया देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ओके, उसने काम करना शुरू कर दिया। 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के वो तो नल एंड वॉइड है। जो आदमी प्रेसिडेंट बन गया वो तो एलिजिबल ही नहीं है। समझ में आया? आपको ध्यान रहे, इवन कि प्रणब मुखर्जी का भी जब इलेक्शन हो गया, वो चुने गए, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कुछ बॉडीज ऐसी थी बंगाल की जिनके वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे उस समय जब इलेक्शन हुआ। समझ में आया? तो वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डर हुए, चाहे वो तनख्वाह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकारी बॉडी के हेड तो है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो प्रणब दा के फेवर में दिया था। मान लो प्रणब दा के अगेंस्ट देती, 4 महीने बाद कहती प्रणब मुखर्जी का जो इलेक्शन हुआ था वो नल एंड वॉइड, ही वाज नॉट एलिजिबल, ही वाज होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होता? वो 4 महीनों में जो उन्होंने कागज साइन किए, जो ऑर्डर्स निकाले, जो ऑर्डिनेंसेस निकाले, क्या वो सब भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे? नहीं होंगे। समझ में आया? अगर इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो भी जाता है तब भी एक्शन टेकन व्हाइल सिटिंग एज प्रेसिडेंट शैल रिमेन वैलिड। ये भी सुप्रीम कोर्ट केसेस है। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? एक शीट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, यही डाटा इस शीट में है, एक रख के आगे पास ऑन करते जाओ। ठीक है जी, पास ऑन। नेक्स्ट, जो स्क्रीन पर है वो मैं प्रिंट करके भी दे रहा हूं, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। चले आगे। तो इन पर मेन क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। पहले तो राजेंद्र बाबू कहां से थे? ये ही वॉज फ्रॉम बिहार।
ही वॉज फ्रॉम बिहार, ठीक है जी। मोरओवर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और बाद में देश के भी पहले प्रेसिडेंट बने, और 2 सक्सेसिव टर्म्स के लिए ये बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इकलौते वो राष्ट्रपति जो 2 बार प्रेसिडेंट बने वो ये। और आगे चलते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड ही वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर। 5 सितंबर इनका बर्थडे, सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद जो थर्ड टर्म था, यानी 2 बार तो बने, 1950 से 1962 तक रहे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बने ये, ठीक है। देन ये तो 12 साल हो गए, ये कैसे हो गया 50? समझो, इलेक्शन जो हुए थे वो 1952 में हुए थे। कैसे? 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक है, और पता चला लोगों को कि अब से 2 हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो 1951 में इलेक्शंस डिक्लेयर हुए जो कंक्लूड हुए 1952 में। अब जब 1952 में लोकसभा राज्यसभा बनी है तभी तो वोटिंग होगी। 1950 से 1952 तक का जो समय था, 50 से 52, वो सभी स्टेट्स में नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विधानसभा बनने में, लोकसभा बनने में, राज्यसभा बनने में इतना समय लगा। सभी स्टेट्स की विधानसभा बनी, क्योंकि विधानसभा के मेंबर विधायक तो वोट करेंगे, चुने हुए विधायक। ओके, क्या मैं चलूं आगे? इसलिए ये 10-12 साल का पीरियड है, वैसे प्रेसिडेंट बनता है 5 साल की, और 2 टर्म्स थे तो 50 से 60 नहीं, 50 से 62 है, ये 52 से 62 माना जाए। ओके, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इन पर एक और क्वेश्चन आता है, ही डाइड व्हाइल इन ऑफिस, अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सके। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, डाई इन ऑफिस मींस 5 साल पूरा करने से पहले डेथ। दूसरा, वीवी गिरी, वेंकटागिरी वराहगिरी, he was at that time the vice president. He resigned from the post of vice president and contested the elections and became the president of India. जब ये इन्होंने जब वाइस प्रेसिडेंट, पहले ये बने एक्टिंग प्रेसिडेंट, समझ में आया? एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली थी, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रहे, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो किसको लेटर लिखेगा, रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को, एंड वाइस वर्सा, वाइस प्रेसिडेंट लिखेगा प्रेसिडेंट को। और जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या वो रिजाइन करे या हम उसे इंपीच कर दे, हटा दे, तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बन जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा के नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। लेकिन अगर इन 6 महीनों में वो वाइस प्रेसिडेंट भी अगर रिजाइन कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, या हम उसे इंपीच कर देते हैं, हटा देते हैं, समझ में आया? तो क्या होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि इस केस में हुआ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्वाइन करेंगे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्लियर? और यही हुआ था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस समय अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। ओके, और आगे चलते हैं। हाँ जी सर, ये तो एक तरह से जो सीजीआई होगा वो तो एक ऑफिस का होल्डर होगा, इसीलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, ओनली एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग। ठीक है, फिर वीवी गिरी जी उसके बाद इलेक्शन जीतकर दोबारा से बन गए प्रेसिडेंट, और फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने प्रेसिडेंट, द सेकंड मुस्लिम रेगुलर प्रेसिडेंट। ठीक है जी, 1974 से 1970, ये भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए, इन बिटवीन इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर?
और आगे चलते हैं हम। बी डी जट्टी जो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, ही वॉज अ मैन, ठीक है, नॉट अ वुमन, ठीक है, बने एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर नीलम संजीवा रेड्डी, अ मैन, he became the president of India, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, the first सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हीं के समय में हुए थे सिख दंगे, 1984 सिख राइट्स, ठीक है। इन असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी भी इन्हीं के समय में हुई, 1984, क्लियर। जिसने इनफेमस नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस पर साइन किया, वो प्रेसिडेंट कौन थे? वो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनके समय में लगी थी, 1975 के समय में लगी नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए बी डी जट्टी और इनकी सब क्या। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह इसके बाद एक बार फिर से बने एक्टिंग प्रेसिडेंट, बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ही वाज एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ज्ञानी जैल सिंह के बाद ये बने, ठीक है, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट बिकॉज ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। देन आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ओके। देन के आर नारायणन, ठीक है, के आर नारायणन, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। एपीजे अब्दुल कलाम, द फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13th president and first lady president and first politician president. Then Mr. Pranab Mukherjee, again male politician president. ये 2017 होगा, ये भी 17 होगा। Then Mr. Ramnath Kovind. Clear? और we continue. Next. अब वो कौन सा आर्टिकल जो स्टैब्लिश होता है प्रेसिडेंट होना चाहिए? आर्टिकल 50। क्लियर? सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके हाथ में होगी और वही हेड ऑफ द स्टेट होगा। क्लियर? और आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड होगा और कुछ कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। पहली कंडीशन क्या है? ना तो वो किसी हाउस का मेंबर होगा, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा किसका मेंबर वो नहीं होगा। ना ही होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। दूसरा, पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी ये सब चीजें, क्या क्या? सारे प्रिविलेजेस, अलाउंसेस और इमोलमेंट, क्या तनख्वाह मिलनी है, कौन से प्रिविलेजेस वो एंजॉय करेगा एंड ऑल। उसकी सैलरी, उसके अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकते, सिर्फ बढ़ाए जा सकते हैं। देन अगर इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्शन बन जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो क्या होगा? माना जाएगा shall be deemed to have vacated his seat. ये माना जाएगा the day he entered his office, the day he joined as president, he has vacated his seat from the legislature. समझ में आया? क्या एमएलए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है? हाँ लड़ सकता है, पर अगर लड़ेगा, जीत गया, जैसे जीत गया, ओथ ली स्टेट लेजिस्लेचर की, सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो भी सीट उसके पास है खाली। क्लियर? चलो मैं आगे और आगे चलते हैं। रिजाइनेशन कौन सा? उसमें 56 में दोबारा बोलो। रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन क्या? 56 में था आर्टिकल। क्यों पूछ रहे हो? अच्छा फिर अपनी क्या? ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना सारे रट्टे लगवा दूंगा। सुनिए जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रट्टे लगवा दूंगा, लेकिन आप सोचो काश मैं 450 के 450 आर्टिकल याद कर लूं तो आप भूलता कर रहे होंगे, है नहीं? इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सारे याद करा, ठीक है जी, ओके। देन और अनइंपॉर्टेंट तो खुद भी याद नहीं करता,
ना मैं आपको सलाह दूंगा कि बैठ के 450 आर्टिकल लिस्ट बना याद करो, इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल है ना, तो क्यों बात करें उसके बारे में क्लास में, ठीक है जी। सर, क्योंकि इसमें आर्टिकल 52 तो इस कारण से प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, बिना किसी रेंट के उसको मिलेगा राष्ट्रपति भवन। किसे डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, ठीक है जी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो नहीं है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम। क्लियर? हर पॉइंट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन निकल रहे हैं। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस। ओके, सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। एक सूरत में कम हो सकती है, कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये इंपॉर्टेंट है। 352, 356, 360, तीन जो इमरजेंसी है, 352, 356, 306, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? चले आगे। देन 5 साल का टेन्योर होता है ऑफिस का। इन बिटवीन रिजाइन कर सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। और रेजिग्नेशन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट, एकदम से उसको लोकसभा स्पीकर को कम्युनिकेट करना होगा। प्रेसिडेंट बताएगा वाइस प्रेसिडेंट को, आई हियर बाय रिजाइन। वाइस प्रेसिडेंट उसका मैसेज भेजेगा किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्यों? क्योंकि बिल पास होना जो होता है, जो लॉ बन रहे होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का इंटेग्रल, एज एन इंटेग्रल पार्ट एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। हर लॉ तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट एसेंट देगा। इसीलिए यहां वर्ड यूज किया गया है फोर्थ विद। फोर्थ विद वर्ड का मतलब क्या है? आप बताओ, क्या नाम है आपका? मोहित। ये फोर्थ विद क्या है? फोर्थ विद का मतलब है विदाउट डिले। प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया, किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया। प्रेसिडेंट बताएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। आजकल कौन है? मोहित पूछा, मोहित नाम है आपका? ओम बिरला। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इवा कौन था पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा? कौन था जी? गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर was the first speaker of the लोकसभा। याद रखना, फिर पूछो तब पता होना चाहिए। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। क्या हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को? हाँ, अंडर आर्टिकल 61 उसकी इंपीचमेंट करके हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट का सिर्फ एक ग्राउंड है और वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है स्टेट का लोअर हाउस, मगर हटाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इंपीचमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है स्टेट के लोअर हाउस की, यानी विधानसभा। क्लियर है? समझ में आ गया? सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है और हट जाता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को जो हटाना है उसे इंपीचमेंट कहते हैं। इंपीचमेंट वर्ड का मतलब क्या है? इंपीचमेंट वर्ड का मतलब क्या है? रिमूवल डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर थ्रू वोटिंग। ओके, हालांकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो या जजेस को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस को हटाना हो, तब भी इंपीचमेंट होती है। तब भी रिमूवल इज डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर थ्रू वोटिंग। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट वर्ड केवल रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, ना कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ कैग, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वहां से रिमूवल वर्ड यूज हुआ है, इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, इंपीचमेंट किस हाउस से शुरू होगा? लोकसभा की राज्यसभा? आंसर, एनी हाउस।
एनी हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनेटिंग हाउस। देखो ना, ओरिजिनेटिंग हाउस वर्ड यूज किया, मींस यहां लिखा हुआ है impeachment charges can be initiated in either house of parliament, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी काम शुरू हो जाएगा। ओके, बस जो भी पहला हाउस होगा उसका 1/4 जब साइन करेगा तब काम आगे चलेगा। ये क्लियर हो गया? ओके, और फिर क्या होगा, 14 डे का नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके बाद 14 दिनों के बाद होगी वोटिंग। वोटिंग में दो चीजें देखी जाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और वो क्या होती है अभी आने वाला है, have signed the proposal 14 days prior notice should be given। ओके, चले आगे, और आगे चलते हैं। पास करने के लिए कितनी वोटिंग चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, plus it moves to the other house which shall investigate the charges, यानी कि 2/3 of the total strength, जितने लोग उस दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो नहीं देखा जाएगा। अगर लोकसभा फर्स्ट हाउस है जहां काम शुरू हो रहा है तो देखेंगे 545 उसकी स्ट्रेंथ है, तो इसका 2/3 क्या बना, इसका 2/3 क्या बना, बताओ कितना बना जी? 243 अरे 273 वो तो 50% होता है। व्हाट इज 2/3 ऑफ 545? जल्दी बताओ। अरे 1000 कितना हो जाएगा, 1/3 निकालो पहले, 1/3 अगर निकालना है 2/3 निकालो सीधा, 166। हाँ जी, 2 1 अप्रोक्सीमेट 182 या 183 जो भी बनेगा, यानी कम से कम 182 वोटें होनी चाहिए। ठीक है जी, हम एक बार बेरट में से इसको देखते हैं। ये देखो, निकालते हैं बेरट का आर्टिकल 61। ओके, 363 होगा, 2/3 363 होगा, 1/3 होगा 182। 182 माइनस भी करना था ना 545 में से, ठीक है, 18 3 54 होता है। ओके, चलो हो जाता है, कभी मैथ की क्लास थोड़ी है ये, इसलिए गलतियां माफ। इम्पीचमेंट किसे कहते हैं वो देखो, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 पेज नंबर 30। आगे जी, ये देखिए 30 आ गया ना, ये तो आर्टिकल 1 में ब्रेन होगी 58 पे 58 दिस इज आर्टिकल 61। ये देखो, ये एक्चुअल वर्डिंग है जो यूज हुई है हमारे बेरट में, आपके सामने ये देखिए, When a president is to be impeached for violation of constitution, तो यहां से पता चलता है हमारा ग्राउंड, ठीक है, एक ही ग्राउंड है और वो है violation of the constitution। ओके, the charge shall be preferred by either house of parliament, यानी काम शुरू किसी भी हाउस में हो सकता है। दूसरा, लेकिन चार्ज तब तक प्रेफर नहीं होगा जब तक कि क्या ना हो जाए, दो बातें, पहला 14 दिन का नोटिस और 1/4 उसको अप्रूव करते हैं। ये लो 1/4 of the total number of members have been given of their intention, और दूसरा 14 days notice, 14 days notice। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 2/3 of the total strength of the house,
पहले हाउस का काम खत्म हुआ, अब वो गया दूसरा। सेकंड हाउस को हम क्या मानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। समझ में आया? यहां पर प्रेसिडेंट वेरी मच हैज अ राइट टू अपीयर इन पर्सन एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, बाय एनी अदर पर्सन आल्सो ही कैन बी डिफेंडेड। ठीक है जी। When a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate. Other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation. अब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या सच में वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है प्रेसिडेंट ने? क्लियर? और आगे चलते हैं, फिर क्या होगा। अब इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर ये आता है कि हाँ उसने इन्वेस्टिगेशन की है, हाँ उसने वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, सिर्फ तब वोटिंग होगी। क्लियर? तो क्या होगा, कितनी वोटिंग होगी? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय विच द चार्ज वाज इन्वेस्टिगेटेड और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, डिक्लेयरिंग that the charge preferred against the president has been sustained। और वो डिक्लेयर करेंगे हाँ सही पाया गया है ये आरोप की प्रेसिडेंट ने ही की वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे चलते हैं। Such resolution shall have the effect of removing the president। इसके कितने दिन के बाद वो हटा हुआ समझा जाएगा? उसी दिन से, from the date on which the resolution is so passed। फिर से बोल रहा हूं, समझो इस चीज को। पहले क्या होगा? पहली बात, ईदर हाउस में इंपीचमेंट का काम शुरू हो सकता है। बस क्या चाहिए? 1/4 मेंबर साइन करें, फिर जाएगा 14 डेज का नोटिस टू द प्रेसिडेंट कि हम तो हटाने की सोच रहे, और फिर होगी वोटिंग। कहां होगी ये वोटिंग? फर्स्ट हाउस में। वोटिंग में कितनी वोट्स चाहिए? 2/3। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या होगा? सेकंड हाउस में जाएंगे। सेकंड हाउस में होगी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट। यहां पर वो चाहे तो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है, और फिर होगी अगर सस्टेन हो गए चार्जेस, उन्होंने मान लिया कि हाँ वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो होगी वोटिंग। अब यहां कितनी वोट चाहिए? यहां भी चाहिए 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जिस दिन ये हो गया तो मानेंगे प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, उसी दिन से वो हट गया। Is that point clear? समझ में आ गया? ओके, ये था इम्पीचमेंट प्रोसीजर। और आगे चलते हैं हम। अब इम्पीचमेंट जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हो जाती है तो उसके कितने समय के बाद, कितने टाइम के अंदर फिर से इलेक्शंस करके प्रेसिडेंट चुना जाएगा? 6 महीने। उन 6 महीना, वो मैक्सिमम 6 महीने का पीरियड, हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट आता है, अब मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट हो गया। ये क्या हुआ मुझे देखना पड़ेगा। कुछ तो हुआ है। ठीक है जी, कर स्टार्ट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्यों बहुत लोग ऐसा समझते हैं या कभी कंफ्यूज होते हैं कि एक बार किसी एक राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ पर फिनिश
सक्सेसफुली नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ हुआ था। हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ ऐसा हुआ और कुछ हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ भी ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे दिनाकरण थे, वो हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ शुरू हुआ था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जज थे जिनका नाम था वी रामास्वामी, उनके खिलाफ लोकसभा में इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई, मगर खुद लोकसभा ही भंग हो गई और उसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव बने उस समय के तब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने आगे काम नहीं चलाया, जिसकी वजह से नहीं हो पाई इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और पूरी इज्जत के साथ जस्टिस वी रामास्वामी क्या हो गए, रिटायर। क्लियर, समझ में आया आपको? आपके सवाल का जवाब मिल गया बच्चे? यही प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। ये सब कुछ मैं करवा चुका हूं। अब हम किस पॉइंट पर हैं? इंपीचमेंट वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। नाउ वी आर, ये सब पॉइंट मैंने करवा दिया आपको, एक पॉइंट नहीं हुआ, ये वाला। क्या पॉइंट है समझिए कि ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। कैसे काम कर रहा है लेजिस्लेचर, लेकिन डिसीजन ले रहा है, जजमेंट सुना रहा है जैसे जुडिशरी लेती है। तो ये जुडिशरी जैसा काम है, एज इफ इट वर। क्वासाई वर्ड का मतलब है एज इफ इट वर, as if it were judicial, but it is not judicial in nature. Then जब भी डेथ रेजिग्नेशन, जब भी डेथ रेजिग्नेशन या इंपीचमेंट की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाए इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 6 मंथ्स का रूल अप्लाई होता है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाकर नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा और तब तक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्लियर? ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और इंपीचमेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है, और जब वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट काम करेगा, उसको सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट की, सारी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस मिलेंगे प्रेसिडेंट। ही शैल हैव ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी उसको सैलरी, एम्प्लॉयमेंट कुछ मिलता है, वो सब कुछ उसको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, in normal circumstances election to fill the vacancy has to be done caused by the expiration of the term of office shall be completed before the expiration of that term। और ये टर्म क्या है? 6 मंथ्स का टर्म। जो प्रेसिडेंट का जो टर्म था, वो टर्म खत्म होना और 6 मंथ्स whichever is earlier उसमें काम कर लिया। क्लियर? देन within 6 months। ओके, चले आगे। पर टेक्निकल पॉइंट क्या है? मान लो इलनेस की वजह से, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। फिर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, बट फॉर मैक्सिमम हाउ मच टाइम? अब 6 मंथ्स का रूल नहीं लगेगा। अब क्या रूल लगेगा? टिल रिकवरी, और एंड ऑफ टेन्योर, रिमेनिंग टेन्योर, जितना टाइम उस प्रेसिडेंट का बचा हुआ था। और इन दोनों के एंड में एक और लाइन आ जाती है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। समझ में आ गया? दोनों में से जो काम भी पहले हो जाएगा, ओके, चाहे रिकवरी। चलते अब
अब हम करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई तरह की पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मैनी सच पावर्स। पर एग्जीक्यूटिव पावर्स से पहले मैं दूसरा सेट भी देख लूं, कहीं कोई पॉइंट जो एक्स्ट्रा है इसमें जो मैं आपको करवाना चाहूंगा। जैसे ये देखो, अब पहले उदाहरण तो मैंने इन नोट्स में आफ्टर दिस दिया हुआ है, चलो कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, और वो कौन सा इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में बता दिया दोनों हाउसेस के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के, पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। और तो ऐसी यूटीज हैं, उसकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी। यानी कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है, और वो क्या गलत लिखा हुआ है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब तो एग्जिस्ट नहीं करते आफ्टर दी 104th अमेंडमेंट। 104 नंबर अमेंडमेंट आई है लेटेस्ट, 2020 में आई है, और उसमें नॉमिनेटेड सीट्स खत्म कर दी गई है, विधानसभा की भी और लेजिस्लेटिव असेंबली की भी। समझ में आया? तो इस कारण से विधानसभा और लोकसभा, स्लिप ऑफ टंग कही है, ठीक है जी। विधानसभा, लोकसभा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, दोनों के लोअर हाउसेस की नॉमिनेटेड सीट्स खत्म हो गई। ओके, ऑलराइट। अब हमारे देश का जो संविधान है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का एक ऐसा तरीका सामने रखता है जिसमें सेंटर की पावर्स और स्टेट की पावर्स बराबर है। अगर दो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, एक्स और वाई, एक्स को सारे सेंटर वाले वोट कर दें, वाई को सारे स्टेट वाले, तो टाई हो जाएगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। सेंटर और स्टेट को इक्वल पास दी गई है, को इक्वल पास दी गई है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये आइडिया आयरलैंड से आया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सी कंट्री से आइडिया लिया गया? आयरलैंड। अब ये लाइन देख लेते हैं इसकी। Constitution provides that there shall be uniformity in the scale. हर आम आदमी भारत का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखता है, समझ में आया, इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ऐसा यूनिक मेथड है ये। कैसे? यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन। हर भारत के नागरिक की बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, हालांकि वो खुद वोट नहीं कर रहा। दूसरा, स्टेट एज अ होल और सेंटर को बराबर पावर्स मिलती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ऐसा यूनिक मेथड है हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, आइडिया टेकन फ्रॉम आयरलैंड। और आगे चलते हैं। To achieve this, the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. 3 फॉर्मूला आपको देखने होंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ द वोट मेरे इन नोट्स में और साफ साफ दिया हुआ है, इसमें देखिए, ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं जो इस टाइम स्क्रीन पर है, जो आपके हाथों में है। ऐसे मिल गया? ये देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल
54 और 55 इसके दो मेन आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्लियर? क्या बोलते हैं ये दो आर्टिकल्स? ठीक है, प्रोविजंस ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स दिस एंड द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। कहां से पता चलता है कि इलेक्शन कैसे होगा? 54, 55 और ये एक्ट। क्लियर? और आगे चलते हैं।